जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज में काफी सुन रहे होंगे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या है ये मास्टर प्लान, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी है, किस तरह से ये काम करेगा और इसके अंदर क्या क्या टारगेट्स हैं। बिल्कुल बेसिक से बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हुए हम इस चीज को समझेंगे। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए। आप में से काफी लोगों को पता होगा, बट स्टिल एक सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हम बोलते हैं एक कंट्री की जीडीपी कितनी है, एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी है, उसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मान लो हम कहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल के अंदर जो उस कंट्री ने गुड्स और सर्विसेज दी हैं, फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज दी हैं, उनकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, कितनी उसकी वैल्यू है, जो उस एक साल के अंदर उस कंट्री के फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। हम बोलते हैं उस कंट्री की उस साल के अंदर वो जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, या उस कंट्री की वो इकोनॉमी थी। सो इट इज लाइक कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर एक कंट्री के सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज उस कंट्री ने पैदा की, उसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो जीडीपी होगी। अब जब हमने सिंपल भाषा में जीडीपी का मतलब समझ लिया, तो अब हम ये देखते हैं कि इंडिया जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में कहां स्टैंड करता है और हमारा आगे का टारगेट क्या है। यहां जो मैं आपको फिगर्स दिखा रहा हूं, ये है 2021 के एस्टीमेट्स कि 2021 के अंदर जो जीडीपी होगी अलग अलग कंट्रीज की, वो किस फिगर के आसपास होगी। और ये जो फिगर्स लिखे हुए हैं ये हैं ट्रिलियन यूएस डॉलर के अंदर। ट्रिलियन आपको पता है 1 लाख करोड़ को बोलते हैं। सो सबसे ऊपर है यूएस की जो एस्टिमेटेड जीडीपी है वो है 22.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। चाइना की बात करें 16.6 के आसपास, उसके बाद जापान 5.3 के आसपास, उसके बाद जर्मनी 4.3 के आसपास, फिर यूके 3.1 के पास, और फिर इंडिया 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2021 का जो एक रफ एस्टिमेट अगर हम बात करें तो इंडिया की 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी या जीडीपी बताई जा रही है। उसके बाद है फ्रांस। सो आप देख सकते हो कि आज की डेट में हमारा ये है। सो सरकार का या हमारे देश का टारगेट क्या है आगे के लिए, 2025 तक हमें 5 यूएस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। सो जब हमारा ये एक एम्बिशियस टारगेट है 2025 को लेके, तो अब हमें इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होंगे? अगर आप ध्यान से जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज को देखो, ये वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बार पूरी तरह हिल गई थी, इनकी नींव बिल्कुल हिल गई थी, बट वापस ये कंट्रीज खड़ी हुई और आज आप देखो 3rd और 4th नंबर पे चल रही हैं। ये कंट्रीज इस तरह से कैसे कर पाई? इन्होंने ओवर द टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। स्टडीज के हिसाब से ये पाया गया है कि अगर कोई कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करती है, एफिशिएंट वे में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका आउटपुट काफी अच्छा होता है। अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो वो अल्टीमेटली जीडीपी की फॉर्म में 2.5 से 3.5 रुपए बन के निकल के आएंगे। ये कैसे पॉसिबल होता है? जैसे कि मान लो आपने एक प्लांट लगाया, किसी चीज का प्लांट लगाया, अब उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, अब आपको लेबर चाहिए होगी, तो लेबर की डिमांड हो गई है, अब लेबर को इनकम मिलेगी, उसके बाद आप रॉ मटेरियल्स की भी डिमांड करोगे, तो जो प्लांट्स रॉ मटेरियल बनाते हैं या जो प्रोवाइड कर रहे हैं रॉ मटेरियल आपके लिए, उनके लिए डिमांड बढ़ गई। उसके बाद आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हो, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ गई, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हो तो कंट्री की इनकम बढ़ गई। तो अल्टीमेटली ओवरऑल सारे फैक्टर्स प्लस माइनस सब कुछ कंसिडर करके स्टडीज में ये पाया गया है कि 1 रुपया इन्वेस्ट करने से 2.5 से 3.5 रुपए के बीच में कहीं फिगर बनता है। तो ये आप कह सकते हो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हो तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2.5 से 3.5 है। तो इन कंट्रीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया और ओवर द टाइम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने 2019 के अंदर एक 5 साल का अपना प्लान अनाउंस किया जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन। 2020 से 25 तक के लिए प्लान था, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अगले 5 सालों के अंदर हम फेजेस के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी,
39% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 39% स्टेट गवर्नमेंट करेगी और जो रिमेनिंग 22% होगा वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी। सो टोटल कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल के अंदर 100 लाख करोड़ के आसपास की होगी। सो आप देख सकते हो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तीनों पार्टनरशिप में काम करेंगे और गवर्नमेंट को लगा ये स्टेप कहीं ना कहीं जरूरी है, तभी जाके हम 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। अब इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा? जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट सोच सकते हो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में, लाइक पोर्ट्स की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट को अगर हमें बूस्ट करना है तो पोर्ट्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। नए नए एयरपोर्ट्स बनाना कनेक्टिविटी के लिए और अगेन एक्सपोर्ट्स के लिए ये चीजें जरूरी हैं। कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो गति शक्ति का इंटेग्रल पार्ट है। आगे हम समझेंगे कि किस तरह से उस पर एम्फोसाइज किया गया है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी पावर प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हॉस्पिटल्स बनाना, इंस्टीट्यूट्स बनाना, यूनिवर्सिटीज खड़ी करना, उसके अलावा ब्रिजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट, हाईवेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन कनेक्टिविटी का पार्ट है। इलेक्ट्रिफिकेशन, गैस पाइपलाइंस, इसके अलावा 4G कनेक्टिविटी सारे विलेजेस तक, इंटरनेट को हर विलेज तक पहुंचाना, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। सो आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें सरकार ने प्लान किया है कि हम इन्वेस्ट करेंगे 2025 तक। अब जब सरकार ने मोर देन 100 लाख करोड़ के 39% को कंट्रीब्यूट करना है तो कहीं ना कहीं से सरकार को वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। तो सरकार ने, आपने सुना होगा, इस साल के मिड में एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस किया। 2022 से 25 तक का ये प्लान था। अब इसमें क्या था, सरकार ने सोचा कि इस पाइपलाइन के तहत हम पैसा जनरेट करेंगे और नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। अब यहां से पैसा कैसे जनरेट करेंगे? सरकार ने अपने ओनरशिप वाले कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जो कि ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है, बट सरकार को लग रहा है कि इनमें से ज्यादा एफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इनको और अच्छे से डेवलप करके एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है। सरकार को लग रहा है कि अभी वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और ये अनाउंस किया कि हम इनकी ओनरशिप अपने पास ही रखेंगे, बट कुछ टाइम के लिए इसके रेवेन्यू राइट्स हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे। वो आएंगे, इसमें पैसा लगाएंगे, यहां से पैसा कमाएंगे, इससे जो ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं इनकी भी डेवलपमेंट होगी और यहाँ से सरकार को भी पैसा मिलेगा जब सरकार लीज पे ये प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को देगी, और यहाँ से जो पैसा जनरेट करेगी सरकार वो नए प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, जो बिल्कुल नए प्रोजेक्ट सरकार डेवलप करना चाहती है। तो सरकार ने कुछ एक सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, उनके प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए और एक प्लान बनाया कि 2022 से 25 के बीच में हम अलग अलग फेजेस में इन प्रोजेक्ट्स को आगे प्राइवेट सेक्टर को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए देंगे, ओनरशिप अपने पास ही रखेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सरकार का एक टारगेट है कि 2025 तक 6 लाख करोड़ जो रुपए हैं यहां से वो जनरेट करेंगे और इसको नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो हमने पीछे डिस्कस किया था उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ एक पार्ट जो सरकार ने 39% इन्वेस्ट करना है वो यहां से सरकार जनरेट करेगी। अब इसमें जो सबसे ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है वो दिया गया है रोड्स वाले प्रोजेक्ट पे। जैसे रोड्स के कोई जो हम कह रहे हैं हाईवेज हैं, सरकार को लग रहा है कि इस हाईवे को डेवलप करना है तो वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेगी, प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा, कुछ साल तक वहां से पैसा जनरेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर कमाएगा और वापस सरकार को हैंडओवर कर देगा। तो इस तरह से हाईवेज को आइडेंटिफाई किया गया, कुछ एक रेलवे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके अलावा पावर सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है, टेलीकॉम सेक्टर को किया गया है, गैस पाइपलाइन को किया गया है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को किया गया है। सबसे ज्यादा एम्फोसिस रोड्स पे दिया गया है, देन रेलवे, देन पावर, देन गैस पाइपलाइन एंड देयर आफ्टर टेलीकॉम सेक्टर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, हम सिंपल वे से समझ रहे हैं। अब हम आते हैं एक और फैक्टर पे जो कि इंपॉर्टेंट है जब हम गति शक्ति प्रोजेक्ट की बात करें। जो गति शक्ति प्लान अभी हम सुन रहे हैं, अगर हमें उसको समझना है तो ये दो चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे हम धीरे धीरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में होने चाहिए। और वो चीज धीरे धीरे विद टाइम कैसे इंक्रीज होगी, अगर हमारे प्रोडक्ट
बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट को अच्छा कंपटीशन देंगे वर्ल्ड मार्केट के अंदर। सो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो उसकी कॉस्ट है, जो पूरी उसकी लागत है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम कंपटीशन दे पाएंगे। सो बेसिकली अगर किसी प्लांट के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद उसको वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए सड़क के रास्ते या फिर रेलवे के रास्ते या फिर इनलैंड वाटरवेज के रास्ते पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? पोर्ट्स तक या एयरपोर्ट्स तक, सी पोर्ट्स तक या एयरपोर्ट्स तक। तो यहां तक पहुंचाया जाता है और यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। सो आप देख रहे हो कि एक लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसका बड़ा फैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है ही है, उसको आपको किस तरह से रिड्यूस करना है वो एक फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो एक कंट्री जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनकी क्या कस्टम ड्यूटीज है, उन्होंने क्या क्या अपने कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस लगा रखे हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। बट जो चीज एक सरकार के कंट्रोल के अंदर है वो है कि लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, ये जो हम देख रहे हैं रोड्स, रेलवे, ये जो इनलैंड वाटरवेज, उसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इन सब की डेवलपमेंट तो सरकार के हाथ में है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि इनको अच्छे से डेवलप किया जाए। अब इनको अच्छे से डेवलप करने का रीजन क्या है? क्यों सरकार को लग रहा है कि अगर हम इनको अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा कंपटीशन नहीं दे सकते। देखो आज की डेट में जो भारत की टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब सारे गुड्स को जो एक ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट आती है वो कितनी है? एक एस्टिमेट के हिसाब से वो 14% ऑफ जीडीपी है, जो कि बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज की ये कम है क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी बेटर है। भारत का टारगेट ये है कि इस 14% को घटा के 8% पे लाया जाए अगले कुछ सालों के दौरान। अगर ये 8% पे फिगर आ जाता है तो इससे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज से। सो ये एक तो टारगेट है हिंदुस्तान का। और ये चीज कैसे अचीव हो सकती है? अगर हम अपने जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको एक एफिशिएंट वे में ट्रांसपोर्ट करें। हमारा जो पूरा एक नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, चाहे वो हाईवेज के थ्रू, चाहे वो रेलवे के थ्रू, चाहे इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, चाहे नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ा के, चाहे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ा के, चाहे वाटर एयरड्रोम्स डेवलप करके, ये सब के सब स्टेप्स जो हैं कहीं ना कहीं इस 14% कॉस्ट को 8% तक ले जाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये 64% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है जो टोटल ट्रांसपोर्ट होता है। चाहे आप रेलवे ले लो, चाहे इनलैंड वाटरवेज ले लो, चाहे जो भी और जरिए ले लो, चाहे विद इन दी जो कंट्री बाय एयर ट्रांसपोर्ट होता है, सबके सब मीन्स ले लो, उसका 64% के आसपास बाय रोड होता है। और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, आपको पता है, डीजल प्राइसेस के ऊपर। जैसे डीजल की प्राइसेस बढ़े इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ये बहुत सेंसिटिव एक आप कह सकते हो एरिया है जो कि वेरी कर जाती है, जिसकी कॉस्ट वेरी कर जाती है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको घटा के, इसकी परसेंटेज को घटा के ज्यादा एम्फोसाइज करें रेलवेज के ऊपर, और रेलवेज के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन करें। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, और जो वो इलेक्ट्रिफिकेशन है अल्टीमेटली वो अच्छे ग्रीन सोर्सेज से आए, लाइक सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो भी ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से बिजली को पैदा करते हैं, वहां से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आए। क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, धीरे धीरे हमें कार्बन एमिशन को कम करना है। सो हमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी करनी है बट सस्टेनेबल वे में करनी है। हम ये नहीं कर सकते कि रेलवे की जो ट्रैक्स हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं बट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अगेन अगर वो डीजल पे डिपेंडेंट होगी तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। सो आप देखो, एक तो हमें कनेक्टिविटी को बेटर करना है ताकि हम 8% टारगेट की तरफ बढ़े। दूसरा, हमें हाईवे के थ्रू जो एक ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस करना है और रेलवे की तरफ ज्यादा जाना है। इनलैंड वाटरवेज की तरफ भी हमें एम्फोसाइज करना है। भारत में जो इतनी सारी नदियां बह रही हैं उनको भी हमें एफिशिएंट वे से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूटिलाइज करना है। अब आप सोचोगे कि ये चीजें कोई नई तो है नहीं है, रेलवे ट्रैक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हाईवेज की डेवलपमेंट भी धीरे धीरे हो रही है, इनलैंड वाटरवेज भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो अब गति शक्ति प्लान जो है वो कहां से डिराइव हुआ? देखो, अभी तक क्या था कि अगर मान लो एविएशन मिनिस्ट्री कोई अपना प्लान कर रही है, वो अपना आइसोलेशन में अपनी प्लानिंग कर रही है, रेलवे मिनिस्ट्री अपनी प्लानिंग कर रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी कर रही है, हर एक अपनी अपनी मिनिस्ट्री अपनी डेवलपमेंट कर रही है, अपनी प्लानिंग कर रही है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसकी वजह से
बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी होती थी, पैसा इन्वेस्ट हो रहा था बट इनएफिशिएंटली इन्वेस्ट हो रहा था। तो जो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे थे उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट डिराइव नहीं कर पा रहे थे, उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड, जहाँ पे इसी चीज़ से रिलेटेड बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ से कोई हाईवे प्लान कर रखा है, उन्होंने अपने हिसाब से एक हाईवे प्लान कर रखा है। रेलवे मिनिस्ट्री ने यहाँ से कोई अपना एक कॉरिडोर प्लान कर रखा है, उनकी अपनी प्लानिंग चल रही है आइसोलेशन के अंदर। जो पोर्ट डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे किसी ने पोर्ट डेवलप किया है। अब इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ये चीज कोऑर्डिनेशन में हो तो क्या होगा, अगर मान लो इसके आसपास से कहीं से कोई हाईवे प्लान किया जा रहा है या कोई रेलवे कॉरिडोर प्लान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस हब को ध्यान में रखते हुए उसकी प्लानिंग इस तरह से की जा सकती है कि ठीक है, जिस पर्पस के लिए वो बनाया जा रहा है वो भी सर्व और साथ में अगर आसपास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब हो तो उसकी कनेक्टिविटी भी करवा दी जाए, चाहे एयरपोर्ट के साथ चाहे पोर्ट्स के साथ, सो डैट यहां से जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो घट जाए। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो आप समझ सकते हो, क्योंकि ये आइसोलेशन में सब काम कर रहे हैं, इसकी वजह से एक ही चीज जिसपे जो पैसा लग रहा है उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं डिराइव किया जा रहा। अदरवाइज अगर ये कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो क्या होगा, पैसा उतना ही लगेगा उस प्रोजेक्ट पे, बट उस एक प्रोजेक्ट से मल्टीपल बेनिफिट हो सकते हैं। सो सरकार ने सोचा कि जो हम ये नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के अंदर 2025 तक 100 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि ये एफिशिएंटली पैसा हमें वो आउटपुट दे जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं पूरे भारत के अंदर, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं, ये सब के सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं जहां पे ये सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। इन सबको पता हो दूसरी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, और जो भी प्रोजेक्ट प्लान किए जा रहे हो वो इस हिसाब से प्लान किए जाएं कि उसके आसपास अगर कोई और प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपस में वो इंटर रिलेट करके एक दूसरे से बेनिफिट उठा सके। मतलब जो आइसोलेशन में काम होता था, स्टेट गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर रही है, मिनिस्ट्रीज अपनी प्लानिंग कर रही है, उसको खत्म किया जाए, सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और रियल टाइम के अंदर दिखाया जाए कि हाँ ये चीजें डेवलप हो रही हैं आपके एरिया के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट से आप कोई बेनिफिट ले सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो, सो आप उनके साथ कम्युनिकेट करो और कोऑर्डिनेट करो। सो गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये पूरे भारत के अंदर मल्टीपल वे से कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए, उसका मैक्सिमम डिराइव करने के लिए। सो उसके लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है सब मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को। सो ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के ऊपर, जीआईएस मैपिंग के ऊपर। ये क्या चीज होती है, सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप के ऊपर अगर मान लो आप देखना चाहते हो कि अभी के लिए हाईवेज कौन से डेवलप हो रहे हैं, कौन से रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसकी एक लेयर्स दिखा दी जाएगी कि ठीक है आप सिलेक्ट करोगे कि हाईवे डेवलप कौन से हो रहे हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर वो हाईवे प्रोजेक्ट्स दिखा देगा कहां कहां चल रहे हैं। फिर अगर आप रेलवे सिलेक्ट करोगे तो हाईवे वाला हट जाएगा, रेलवे वाला आपको दिखा देगा। उसके अलावा कोई और तरह का प्रोजेक्ट, आप कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखना चाहते हैं कोई डेवलप हो रहा है, SEZ, कोई कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोई रेलवे ट्रैक डेवलप, कुछ भी डेवलप हो रहा है, उसका अलग अलग सबकी लेयर्स होंगी, वो चीजें दिखा देगा। अब आप ओवरलैप करना चाहते हो तो ओवरलैप भी कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक मिनिस्ट्री अगर ये देखना चाहती है कि दूसरी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का तो कोई प्रोजेक्ट मेरे आसपास नहीं चल रहा है, तो वो सिलेक्ट करके वो देख सकती है। तो आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या डेवलपमेंट चल रही है वो सब की सब एक साथ एक ही सिस्टम पे देखने को मिल जाएगी और आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। सो अब आपको बिल्कुल इजी वे से समझ आ गया कि गति शक्ति मास्टर प्लान है क्या बेसिकली। अब गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंडर जो मेन टारगेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये सारे टारगेट्स नहीं है बट मेन की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ पोर्ट्स को बढ़ाना, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को और डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करना, क्योंकि एक्सपोर्ट यहीं से होना है
तो इनकी डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंपीटेंट होंगे, उनकी कॉस्ट जो एक्सपोर्टिंग कॉस्ट है उनकी रिड्यूस होगी। सो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसके अलावा 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर प्लान किए गए हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया, एक कॉरिडोर डिफाइन कर दिया कि इसके थ्रू रेलवे लाइन बिछाओ, इसके थ्रू हाईवे डेवलप करो, सो डैट उसके सराउंडिंग जो भी इंडस्ट्रीज हों उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, एफिशिएंटली उनके प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट किए जा सके। इसी तरह से 2 डिफेंस कॉरिडोर भी इसमें प्लान किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइन है उसमें 17,000 किलोमीटर और गैस पाइपलाइन को ऐड करना, क्योंकि गैस पाइपलाइन बिछाएंगे तो बार बार जो गैस हम ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वो कॉस्ट बचेगी। तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है लेकिन आगे चल के हमें बहुत बेनिफिट देगी। नेशनल हाईवेज की जो टोटल लेंथ है उसको 2 लाख तक पहुंचाना। रोड्स के ऊपर, हाईवेज के ऊपर आप देख रहे हो काफी डेवलपमेंट हो रही है। उसके अलावा वाटर एरोड्रोम्स को डेवलप करना। वाटर एरोड्रोम्स क्या होते हैं? जैसे हमारी मान लो कोई नदी है, नदी के आसपास मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो हम चाहते हैं कि यहीं से एफिशिएंटली ये जो सामान बन रहा है ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो आप उस नदी के ऊपर एक सेटअप तैयार कर सकते हो जिसके पास ये जो सी प्लेन्स होते हैं जो कि नदी पे भी लैंड कर जाते हैं, ये आए वहां लैंड करें, वहां पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद कार्गो की जो सामान है जो आगे आपने पहुंचाना है उसकी लोडिंग हो जाएगी जहाज के अंदर, वहां से जहाज वापस ये सी प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। तो वहीं पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। तो रिवर्स को भी एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए वाटर एरोड्रोम्स को डेवलप करना, एयरपोर्ट्स को डेवलप करना। 200 से ज्यादा का टारगेट है नए एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए। जितनी ज्यादा ये कनेक्टिविटी होगी अगेन उतना एफिशिएंटली हम आगे चीजों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। लॉजिस्टिक्स को बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको कम करना है और जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनके आपस में बड़ी जबरदस्त वे से कनेक्टिविटी की जाए सो डैट सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकें। उसके अलावा जो 4G कनेक्टिविटी है सारे विलेजेस के साथ वो होनी चाहिए। ये तो जरूरी है ही, अगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव एक डेवलपमेंट हो तो ये चीज जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत से टारगेट्स हैं। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप इंडिया के अंदर सुन रहे हो, गवर्नमेंट का प्लान है सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्राइवेट फर्म के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, सबके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना और आपस में उनका कोऑर्डिनेशन करवाना। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया एक सिंपल वे से कि नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है। ये सब के सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। आप किसी एक को एक साइड रख के मत पढ़ो, इंटर रिलेट करके इस तरह से ही इसको पढ़ो। तो फ्रेंड्स, वी कैन सी कि गवर्नमेंट की इंटेंशन इस प्लान के अंदर काफी अच्छी है। हम यही विश कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो फुलफिल हो और जो भी इससे हम आउटपुट डिराइव करें वो एक एफिशिएंट आउटपुट हो। सो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक आप भी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते रहिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।